Hello students, welcome to my YouTube channel, myself Surbi Sani. Today we will discuss about Debye-Huckel theory of strong electrolytes. देखिए Debye-Huckel theory of strong electrolytes, इसका क्या कहना था, पढ़िए. In case of weak electrolytes, the increase in equivalent conductance with dilution can be easily explained on the basis of Arrhenius theory, according to which conductance increases due to increase in dissociation of weak electrolyte with dilution. देखिए हम अगर बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अगर मैं डाइल्यूशन करूं तो डाइल्यूशन के बढ़ाने से, दैट मीन्स डाइल्यूशन करने से क्या होता है? कंडक्टेंस बढ़ जाती है. रीज़न क्या है? रीज़न है नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन. कि जब भी मेरे पास कोई सॉल्यूशन है उसमें अगर मैंने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है और अगर मैं इसकी डाइल्यूशन कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसकी डाइल्यूशन कर दूं तो डाइल्यूशन करने से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास, इसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, जिस वजह से इंक्रीज हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस, ठीक है. तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है. But this explanation cannot be applied to strong electrolytes as they are almost completely dissociated even at moderate concentration. लेकिन अगर मैं बात करूँ strong electrolytes की, तो strong electrolytes के केस में क्या होता है? ये हर कंसंट्रेशन पे completely dissociate हो चुके होते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर मैं डाइल्यूशन कर दूँ या मैं डाइल्यूशन में सोलवेंट के अमाउंट को बढ़ा देना, ज़रूरी नहीं डाइल्यूशन वाटर के साथ ही वाटर की अमाउंट बढ़ाना ही डाइल्यूशन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. डाइल्यूशन मीन्स सोलवेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देना. तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता कि इसकी डाइल्यूशन करने से इसकी कंडक्टेंस बढ़ रही है ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं. ऐसा इसके केस में नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ऐसा नहीं है. ऐसा सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है. क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हर कंसंट्रेशन पे अपना डिसोसिएशन कर चुके होते हैं. ऐसा नहीं है कि डाइल्यूशन करने पर ही वो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हर कंसंट्रेशन पे कम्प्लीटली डिसोसिएट हो चुके होते हैं, ठीक है. तो इन फैक्ट द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स. देखिए कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जो होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. पहला है नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन और दूसरा है स्पीड ऑफ आयंस और आयनिक मोबिलिटी. जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, ग्रेटर विल बी द कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन. एंड सेकंड, ग्रेटर द स्पीड ऑफ आयंस और आयनिक मोबिलिटी. अगर स्पीड ऑफ आयंस ज़्यादा होगी तब भी उनकी मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है ना, ठीक है. तो कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. पहला है नंबर ऑफ आयंस कितने हैं उसमें, या फिर उनकी स्पीड ऑफ आयंस कितनी है, ठीक है. इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द इंक्रीज इन कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन इज एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस ड्यू टू इंक्रीज इन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अभी मैंने आपको इसके बारे में सब बता दिया है. सेकेंड है द स्पीड ऑफ आयंस आर नॉट अफेक्टेड ऑन डाइल्यूशन. देखिए क्या कह रहा है ये, द स्पीड ऑफ आयंस आर नॉट अफेक्टेड ऑन डाइल्यूशन. कह रहा है कि अगर मान लो मैं किसी भी सॉल्यूशन की डाइल्यूशन कर दूं, ठीक है, डाइल्यूशन कर दूं, तो स्पीड ऑफ आयंस चेंज नहीं होती डाइल्यूशन करने से. तो स्पीड ऑफ आयंस डजंट डिपेंड अपॉन द डाइल्यूशन, ओके, बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is very small and hence
These ion moves independent of each other without any interference in their mobility from surrounding ions. देखिए इसका मतलब क्या है कि जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं. अगर नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं तो ये आपस में इंडिपेंडेंटली मूव करते रहते हैं. क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली मूव करते रहते हैं. अगर नंबर ऑफ आयंस लेस हैं तो ये आपस में इंडिपेंडेंटली मूव करते रहते हैं. इनकी आपस में हिंड्रेंस नहीं होती. ये एक दूसरे के साथ इनकी हिंड्रेंस, रुकावट नहीं इनको महसूस होती और ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग मूव करते रहते हैं. तो अगर मैं डाइल्यूशन कर दूं, अगर मैं डाइल्यूशन कर दूं तो इनकी स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इनकी स्पीड पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनकी स्पीड पर डाइल्यूशन करने से, क्योंकि पहले ही ये दूर दूर हैं, पहले ही ये इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि पहले ये बहुत पास थे और मैंने डाइल्यूशन कर दी जिस वजह से ये दूर दूर हो गए और इनकी स्पीड इंक्रीज होगी. ऐसा नहीं है. तो डाइल्यूशन करने से इनकी स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज दे आर मूविंग इंडिपेंडेंटली. ओके, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस आर लेस इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. लेकिन अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, किसकी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होते हैं. क्या? नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो ये आपस में जो इनकी जब मूवमेंट हो रही थी ना, तो उनकी आपस में हिंड्रेंस हो रही थी. दैट मीन्स रुकावट, मूवमेंट में रुकावट. इसको क्या कहते हैं? हिंड्रेंस. तो हिंड्रेंस इन द मोशन, हिंड्रेंस इन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. और अगर मैं अब इनमें क्या कर दूं? डाइल्यूशन. डाइल्यूशन मीन्स व्हाट इज डाइल्यूशन? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, अमाउंट. यहाँ पर हम अमाउंट यूज़ करेंगे. इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूशन. ओके. और अगर मैं अब यहाँ पर डाइल्यूशन कर दूँ तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि ये आयंस अब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. और जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो अब इनकी स्पीड जो है मोशन की, स्पीड ऑफ मूवमेंट, मोशन, अब इनकी स्पीड ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी विद डाइल्यूशन. इनकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में. ठीक है. तो अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दिस: इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स there is no effect of dilution on the speed of ions. Okay, because number of ion produced in the case of weak electrolyte is very less and they are independently moving, so there is no effect on dilution on the speed of the weak electrolyte. But in the case of strong electrolytes there is effect of dilution on the movement of the ions, because with dilution hindrance in the motion is decreased and hence हिंड्रेंस कम हो जाने से क्या होगा? वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, जिस वजह से उनकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी. ठीक है. देखिए, द क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाज पुट फॉरवर्ड बाय Debye and Huckel in 1923. Debye and Huckel in 1923. This theory is based on the idea that at high concentration ions are close together. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब कंसनट्रेशन ज़्यादा थी तो आयंस आपस में पास पास थे ना. वही तो कह रही है, आयंस आर क्लोज टुगेदर. आयंस क्या हैं? पास पास हैं. नेक्स्ट क्या है? Because of electrical attraction among the oppositely charged ions, each ion in a solution is surrounded by a large number of oppositely charged ions, which constitute an ionic atmosphere of oppositely charged and hence affect the speed of the ion. देखिए, ये कह रहा है, इस डायग्राम को देखिए. सबसे पहले यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज. अगर मेरे पास एक नेगेटिव आयन है तो उस नेगेटिव आयन के फील्ड में उसको कौन कौन से आयन सराउंड करेंगे? पॉजिटिव आयन. बिकॉज अट्रैक्शन किस किस की होती है? नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ, है ना. कैटायन अट्रैक्ट्स द एनायन. तो अब ये नेगेटिव है, इसकी अट्रैक्शन किसके साथ होगी? पॉजिटिव के साथ. तो जो पॉजिटिव वाले आयंस होंगे वो इसको क्या कर लेंगे? सराउंड कर लेंगे. ठीक है.
पॉजिटिव आयंस इसको क्या करेंगे, सराउंड कर लेंगे। और अब क्या होगा हमारे पास, देखिए जब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर, कि आयनिक एटमॉस्फेयर सिमेट्रिक है। लेकिन अब यहाँ देखिए इस डायग्राम में, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स यहाँ पर मैंने लगा दी, तो इन प्लेट्स को लगाने से क्या हो गया, नेगेटिव आयन किसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो हमारे पॉजिटिव आयन्स हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ, है ना। तो अब यहाँ पर इसकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई ना, इसको हम क्या बोलेंगे, असिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो असिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर हो गया ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए जब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर जो पॉजिटिव हैं ये इससे दूर हो जाएंगे, किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। अब इसे आपको इसमें समझ में आ गया। अब आप इस पैरा पर दोबारा से आ जाइए, देखिए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन अमंग द अपोजिटली चार्ज आयन्स, ईच आयन इन अ सॉल्यूशन इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन्स विच कॉन्स्टिट्यूट एन आयनिक एटमॉस्फेयर। ये वही कह रहा है कि एक आयन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंड कर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयनिक एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। एनहेंस इफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द आयन, जिस वजह से इस आयन की स्पीड को इफेक्ट करते हैं, वो बताऊंगी मैं कैसे। पहले ये देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अमंग द अपोजिटली चार्ज आयन विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ आयन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंटर आयनिक इफेक्ट्स। व्हाट इज इंटर आयनिक इफेक्ट, समझिए इसे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अमंग द अपोजिटली चार्ज आयन, हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज आयन्स हैं, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगी, कौन सी अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। इस अट्रैक्शन की वजह से इस आयन की स्पीड में फ़र्क आएगा, ठीक है। किस अट्रैक्शन की वजह से, इसके दूसरे चार्ज आयन के अट्रैक्शन की वजह से इसकी स्पीड में फ़र्क आएगा, जिस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंटर आयनिक इफेक्ट्स, ओके। अब इंटर आयनिक इफेक्ट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह टाइप्स के होते हैं बच्चों, दो टाइप्स के। नंबर 1 है असिमेट्री और रिलैक्सेशन इफेक्ट, ओके। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, पढ़िए इसे। कंसीडर ए सेंट्रल पॉजिटिव आयन, दिस इज सराउंडेड बाय आयनिक एटमॉस्फेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन्स। मेरे पास एक सेंट्रल पॉजिटिव आयन है ना, सेंट्रल पॉजिटिव आयन, ये किससे सराउंडेड है, बाय नेगेटिव आयन्स। पॉजिटिव आयन किससे सराउंडेड है, बाय नेगेटिव आयन्स, ठीक है ना। तो अब इसका आयनिक एटमॉस्फेयर पॉजिटिव आयन का जो है वो सिमेट्रिकल है, आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है इसके सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है आयन्स का। दिस आयनिक एटमॉस्फेयर इज सिमेट्रिकल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब तक कि मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो ये जो हमारा आयनिक एटमॉस्फेयर है ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूँगी, ठीक है, मैंने जब यहाँ पर प्लेट्स लगा दी हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, जब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो इससे क्या होगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगी आयन्स की, ठीक है ना। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। जब ये प्रोसेस होगा तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, देखो, और नेगेटिव किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो जो ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन था, सॉरी आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल था, तो अब ये डिस्टर्ब हो गया है ना, देखो यहाँ पर ये डिस्टर्ब हो चुका है। अब ये कंप्लीट सिमेट्रिकल तो नहीं रहा ना, असिमेट्रिकल हो गया। देखिए जिस वजह से क्या हुआ कि जब ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा था ना, तो इन नेगेटिव्स ने दोबारा से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की। इन नेगेटिव आयन्स ने दोबारा से इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, और जब इन्होंने इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की तो हम कह सकते हैं दीज नेगेटिव आयन्स ट्राइज टू ड्रैग द पॉजिटिव आयन्स टुवर्ड्स देम। तो ये नेगेटिव आयन्स क्या कर रहे हैं, ये ट्राइंग टू ड्रैग द पॉजिटिव आयन्स टुवर्ड देम। जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से इसकी मूवमेंट मतलब इसकी स्पीड पर फ़र्क पड़ेगा।
ये उतने अच्छे से इस प्लेट पर नहीं जा पाएगा जितनी स्पीड से इसको जाना चाहिए था, क्योंकि अब ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इसकी स्पीड पर इफेक्ट पड़ा ना। ठीक है, देखिए when electric field is applied, the positive ion moves toward the cathode and negative ion moves toward the anode. This leaves a large amount of negative ions behind than in front of the positive ion, and then the symmetry of atmosphere about the central positive ion is destroyed. The excess negative ion left behind drag the positive ion backward, and this slows down its motion in the forward direction. This effect arises due to asymmetry of the ionic atmosphere of an ion and hence is known as asymmetry effect. तो अब क्या है देखिए, दिस इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू असिमेट्री ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर ऑफ एन आयन एंड हेंस इज नोन एज असिमेट्रिक इफेक्ट। तो ये जो इसकी मोशन को, इसकी स्पीड को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये असिमेट्री की वजह से ही तो हुआ है। तो इस इफेक्ट को क्या नाम दे दिया, असिमेट्रिक इफेक्ट, है ना। तो जो इस आयन की स्पीड कम हो रही है ड्यू टू द असिमेट्रिक आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इट, जिस वजह से ये इसको अपनी तरफ ड्रैग कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, असिमेट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन अनदर वे बाय कंसिडरिंग दैट पॉजिटिव आयन विच लीव्स द आयनिक एटमॉस्फेयर ऑफ नेगेटिव आयन बिहाइंड हैज़ टू रीबिल्ड अ न्यू आयनिक एटमॉस्फेयर अराउंड इट। देखिए, अब वो कह रहा है कि जब ये पॉजिटिव इन नेगेटिव से दूर हटकर इस नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, अब यहाँ तो इसका आयनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो यहाँ से तो हटेगा, जब ये इसकी तरफ मूव करेगा तो ये वाले तो पीछे हट जाएंगे ना, ये तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ये तो हट रहे हैं इसके पास से, और ये किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब ये यहाँ से थोड़ी सी आगे जाएगा तो इसको एक और, लेटर सपोज ये यहाँ पर पहुँच गया थोड़ा सा आगे, तो इस पोजीशन पर इसको दोबारा से अपना एक ऐसा ही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या मैं यूँ कहूँ इसको इस पॉइंट पर दोबारा से ही अपना आयनिक अरेंजमेंट बनानी होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ध्यान से, तो बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर तो इसका आयनिक एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो गया है, यहाँ इसका आयनिक एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो गया है, तो ये दोबारा जब थोड़ी सी आगे मूव करेगा तो उस पोजीशन पे ये दोबारा से अपना आयनिक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा नहीं होता कि ये यहाँ से इसका आयनिक एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो गया तो फटाफट से ये थोड़ी आगे मूव किया और फटाफट से इसने नया आयनिक एटमॉस्फेयर बना लिया। इस प्रोसेस को होने में थोड़ा टाइम चाहिए, जिस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, दोबारा देखिए इसे, रिलैक्सेशन टाइम को दोबारा बताती हूँ मैं। जब ये इसका असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से हुआ, ठीक है, जब इसका आयनिक एटमॉस्फेयर यहाँ से डिस्टर्ब होना शुरू हो गया और ये थोड़ी सी आगे मूव किया, तो जब ये थोड़ी आगे मूव करेगा ये दोबारा से अपना एटमॉस्फेरिक सेटअप, आयनिक एटमॉस्फेयर सेटअप करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से हटा और यहाँ इसने नया एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की यहाँ पर। तो जब इस प्रोसेस में इंस्टेंटेनियसली ये प्रोसेस नहीं हो जाता, फटाफट से ये चीज़ नहीं हो जाती, इस प्रोसेस में यहाँ से डिस्टर्ब होता है जब, तो उसके बाद जब वो यहाँ बनने की कोशिश करता है तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, जिस उस टाइम को हम क्या कह देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप एंड डाइंग अवे ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर इज नॉट इंस्टेंटेनियस। कि building up and dying away of ionic atmosphere is not instantaneous. The formation of new ionic atmosphere does not take place at the same rate at which the old ionic atmosphere dies out. Each of these processes takes some time, which is called the time of relaxation or relaxation time. During the time of relaxation, the old ionic atmosphere drags the moving ion backward and thus retards the motion of the ion. For this reason, asymmetric effect is also known as relaxation effect. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। देखिए, जब यहाँ से इसका आयनिक एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो रहा था और इसने इस पॉइंट पर अपना आयनिक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की, ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये इस पॉइंट पर बनेगा, ये छोटा सा जो मैंने डॉट लगाया है। तो इस पॉइंट पर जब इसने थोड़ी सी आगे मूव करके ये एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की, तो उसके बीच वाले टाइम को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और जब ये यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा था, जब ये थोड़ी सी आगे मूव हुआ
तब भी इन पीछे वाले नेगेटिव ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भी कोशिश की। समझ में आया? देखिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था जब ये पॉजिटिव, इस शुरू से बता रही हूँ मैं, जब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा था तब इन आयन ने उसको अपनी तरफ ड्रैग किया, ठीक है, जिस इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू एसिमेट्रिक इफेक्ट। ओके, जब ये थोड़ा सा आगे मूव किया और यहाँ पर इसने अपना नया एटमॉस्फेरिक सेटअप करने की कोशिश की, तब भी ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, ठीक है, जिस वजह से इसका मोशन स्लो हो जाएगा, ठीक है ना, जिस वजह से भी इसका मोशन, इस पॉजिटिव का मोशन स्लो हो जाएगा इस नेगेटिव प्लेट पर जाने के लिए। अब ये नेगेटिव पर जा रहा है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे पॉजिटिव इस प्लेट पर आकर अटैच हुए हैं, है ना भाई। नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आयंस भी तो आकर जुड़ेंगे ना, क्योंकि अब ये भी वहाँ पर जा रहा है तो इससे पहले भी तो पहुँच चुके होंगे ना कहीं, इस सारी डिस्टेंस को कवर करके, इस सारे प्रोसेस से ये कवर हो के ये कहीं पॉजिटिव पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं ना। तो अब ये भी वहाँ पर जा रहा है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन होगी, जिस वजह से भी इसकी मूवमेंट इस नेगेटिव की तरफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं ये इसकी स्पीड को इफ़ेक्ट करते हैं, इसकी मोशन को, इसकी स्पीड को टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट की तरफ इसकी स्पीड को रोकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन इफेक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन द ओल्ड आयनिक एटमोसफेयर ड्रैग्स द मूविंग आयन बैकवर्ड एंड thus retards the motion of ion. For this reason asymmetric effect is also known as relaxation effect. वही बात है ना कि यहाँ पर जब थोड़ी सी आगे मूव किया था तो उस टाइम के बीच में उस रिलैक्सेशन के टाइम के बीच में उस टाइम में इन्होंने फिर से उसको ड्रैग करने की कोशिश की, जिस वजह से भी उसकी स्पीड स्लो हो गई। तो इस चीज़ को हम क्या कह देते हैं? असिमेट्रिक इफेक्ट की वजह से रिलैक्सेशन इफेक्ट भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो अब देखिए इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में क्या होता है? इन सॉल्यूशन आयंस आर सोलवेटेड। अगर मैं किसी सॉल्यूशन की बात करूं तो जो सॉल्यूशन में जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होंगे वो सोलवेटेड होते हैं। कौन सोलवेट करता है उनको? सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स, है ना। सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? आयंस को क्या करते हैं? वो सोलवेट करते हैं। तो इन सॉल्यूशन आयंस आर सोलवेटेड। ईच आयन इज सराउंडेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ सोलवेंट। तो जो हमारा कोई भी आयन होगा, जैसे लेट अस सपोज यहाँ पर हमारा कोई भी पॉजिटिव आयन है, तो ये सराउंड किसके साथ सराउंडेड है? बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोलवेंट, जो इसके अपोजिट चार्ज के होंगे। जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स इसके अपोजिट चार्ज के होंगे ये उसी के साथ तो सराउंड होगा, या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट, जो इसी का जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से ही मिलकर बनता है ना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, है ना। या जो इसका ही हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है उसके साथ सराउंड होगा। तो ये जो नेगेटिव होंगे वो आयंस भी हो सकते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के, या फिर वो आयंस किसके हो सकते हैं? सोलवेंट के, ठीक है। तो नेगेटिव किस किस के हो सकते हैं? देखो, या तो इलेक्ट्रोलाइट के ही आयंस हो सकते हैं नेगेटिव वाले, या फिर हमारे सोलवेंट मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव वाले। तो ईच सेंट्रल आयन इज सराउंडेड बाय द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। अब देखिए, जब मैं यहाँ पर प्लेट्स अप्लाई करूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करती हूँ, तो ये पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करने की कोशिश करता है? इस नेगेटिव प्लेट पर। और जितने भी ये नेगेटिव हैं जो इसे सराउंड कर रहे हैं, अब ये किसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे? इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। तो अब जब ये आगे मूव करने की कोशिश करेगा और ये साइड बाय साइड पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आगे जा रही हैं और कुछ चीज़ें पीछे जा रही हैं, जिस वजह से क्या होगा? मोशन में फ़र्क पड़ेगा, इसकी स्पीड पर फ़र्क पड़ेगा ना। मोर ओवर जब ये आगे जाएगा और ये वाले नेगेटिव थोड़ी सी इसके पीछे जाएंगे, तो अब ये भी तो इसे अपनी तरफ ड्रैग करेंगे, क्योंकि ये सारे नेगेटिव एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और पॉजिटिव थोड़ी सी आगे चला जाएगा। जब पॉजिटिव थोड़ी सी आगे चला जाएगा और ये नेगेटिव इसके पीछे की तरफ आ जाएंगे, तब ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ ड्रैग करेंगे, अपनी तरफ इसको खींचेंगे, जिस वजह से भी इसकी मोशन में फ़र्क पड़ेगा, इसकी स्पीड में फ़र्क पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा है? तो इसकी की जो ये पॉजिटिव है इसकी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। अब देखिए, एक और फैक्टर है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम।
जो भी हमारा सोलवेंट है या जो भी हमारा मीडियम है, हम मीडियम भी कह सकते हैं ना उसे, उस मीडियम का जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उस वजह से भी तो हमारी स्पीड ऑफ आयन इफेक्ट होती है। कैसे? लेट अस सपोज विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है उस सोलवेंट की, ठीक है, उस सोलवेंट की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। भाई अगर किसी भी सोलवेंट की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो भी तो आयंस के मूवमेंट में हिंड्रेंस पैदा करेगा। किसी भी सोलवेंट की, अगर जिस सोलवेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, ठीक है, अब जिस सोलवेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है अगर उस सोलवेंट की विस्कोसिटी ही बहुत ज़्यादा हो गई तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होने से उन आयंस की मूवमेंट तो स्लो हो जाएगी ना, क्योंकि वो सोलवेंट उसके आयंस की मूवमेंट में हिंड्रेंस पैदा करेगा, जिस वजह से उसकी स्पीड जो होती है, उस आयंस की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम में अगर मैं विस्कोसिटी ऑफ मीडियम की बात करूं तो अगर विस्कोसिटी ऑफ सोलवेंट ज़्यादा होगी तो आयंस की मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी ऑफ सोलवेंट अगर ज़्यादा होगी तो मैं कह सकती हूँ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और मोशन ऑफ आयंस स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सोलवेंट। देखिए भाई, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, जिस सोलवेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसमें भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिस वजह से स्पीड ऑफ आयन स्लो हो जाएगी। अब आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूं तो मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है, इसमें मैंने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया, ठीक है, तो इस सोलवेंट की एबिलिटी इस इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करने की इस सोलवेंट की एबिलिटी कितनी है इस इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करने की या फिर इसको आयंस में तोड़ने की, ठीक है ना। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट को आयंस में कन्वर्ट कर देना। तो जो सोलवेंट की एबिलिटी होगी उस इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करने की या फिर उस इलेक्ट्रोलाइट को आयन में कन्वर्ट करने की, ठीक है, उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या फिर उस सोलवेंट की कैपेसिटी उस चीज़ को अपने अंदर सोल्यूबल करने की, उस चीज़ को भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, अगर किसी लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उस लिक्विड के जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो उस सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेंगे। दोबारा से देखिए, अगर किसी लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उस लिक्विड के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो उस सोल्यूट जो हमने डाल रखा है उसे अच्छे से सराउंड कर लेंगे। लेट अस सपोज ये कोई सोल्यूट का आयन है तो इस सोलवेंट के मॉलिक्यूल उसको अच्छे से सराउंड कर लेंगे, ठीक है, या फिर उसको अपने अंदर सोलवेट करने की ताकत रखेंगे। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा तो एबिलिटी सोलवेंट की ज़्यादा होगी टू सोलवेट द आयंस। अगर एबिलिटी ज़्यादा है किसकी? सोलवेंट की, टू सोलवेट द आयंस, तो इसका मतलब वो उसको अच्छे से सराउंड कर रहे हैं। और अगर वो उसको अच्छे से सराउंड कर रहे हैं तो वो उस आयन की स्पीड को भी तो, अब देखिए, अगर मान लो सोलवेंट के मॉलिक्यूल इसको अच्छे से सराउंड कर रहे हैं तो इसकी स्पीड को तो इफेक्ट करेंगे ना टुवर्ड एनी प्लेट, है ना। तो इस वजह से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, जिस सोलवेंट की कैपेसिटी ज़्यादा होती है आयंस को सोलवेट करने की, तो वो उसको अच्छे से सराउंड कर लेते हैं। जिस वजह से वो अगर उसको अच्छे से सराउंड कर लेते हैं तो उसकी मूवमेंट, उस आयन की मूवमेंट स्लो हो जाती है। तो तब भी हम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कह सकते हैं कि इस वजह से भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो रहा है। किसका? मीडियम की तरफ से रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ आयन स्लो होगी। तो हमने पढ़ लिया है रिलैक्सेशन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़
इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।